ये अम्ल क्षारक एवं लवण पाठ का छठा भाग है। ठीक है, इससे पहले हमने 5 भागों में बहुत सारी चीज़ें कवर करी हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग 2.3 तक पहुँचे हुए हैं। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमने सारे पॉइंट को एक एक करके कवर किया हुआ है। अभी हम लोग 2.3 पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी अगर विलयन है, अम्ल है या क्षारक है, वो कितना प्रबल है। मतलब दो अम्ल एक जैसे तो नहीं हो सकते, कोई ज़्यादा आपका अम्लीय होगा, कोई कम अम्लीय होगा। तो मतलब कौन ज़्यादा प्रबल है, कौन ज़्यादा मतलब कौन दुर्बल है, तो इसको कैसे हम लोग पहचानते हैं, इसके लिए क्या उपाय है इसको जानने का, ये हम लोग अभी इस आज के जो वीडियो है इसमें देखेंगे। और आगे जो भी पॉइंट्स है हम लोग का, जो पीएच मान से लेकर और पीएच का हम लोग का क्या दैनिक जीवन में असर होता है, क्या ये सब चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले पीएच स्केल को समझते हैं। ठीक है, पीएच स्केल कैसा रहेगा वो मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा। अभी देखिए इसको, यहाँ पे इस प्रकार से एक स्केल समझिए। तो पीएच आपका क्या होता है, पीएच का मान जो होता है 0 से लेकर 14 तक बढ़ता है। मतलब पीएच कम से कम 0 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 14 होगा। अगर पीएच आपका 7 रहा तो उसको उदासीन बोलेंगे। ठीक है, अगर 7 से कम रहा तो क्या बोलेंगे, उसको अम्लीय बोलेंगे। 7 से अधिक रहा 14 तक तो उसको क्या बोलेंगे, क्षारकीय बोलेंगे। ठीक है, इतना हमने पहले भी सीखा हुआ था। तो ये जो स्केल है यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब ये बढ़ती हुई अम्ल प्रकृति, मतलब इधर पे यहाँ पे जो आप कलर देख रहे हैं ये H+ आयन को दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे H+ आयन जाते हैं, इधर जाते जाते H+ आयन घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इधर बढ़ती हुई अम्ल प्रकृति। ठीक है, मतलब H+ आयन बढ़ रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। यहाँ बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, यहाँ पे क्या है, H+ आयन घट रहा है और H- आयन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्षारक की प्रकृति बढ़ रही है। मतलब OH- ज़्यादा रहेगा तो क्षारक की प्रकृति बढ़ रही है, यहाँ पे H+ आयन ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी विलयन में जो H+ आयन की सांद्रता है, ये जो H+ आयन की सांद्रता है यहाँ पे ज़्यादा यहाँ कम है, तो उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया जिसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी यहाँ पे देखिए पीएच में ये जो पी और एच लिखते हैं, पीएच में पी सूचक है जिसको हम लोग पुषांश बोलते हैं। ठीक है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है। तो पी से हम लोग पावर का मतलब भी शक्ति होता है, तो सब पी से पावर समझ सकते हैं, पावर ऑफ H+ आयंस। ठीक है, तो मतलब H+ आयंस कितने हैं, पावर ऑफ H+ आयंस ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। पी क्या है, पुषांश पढ़ते हैं, इसको पी का पुषांश बोलते हैं, इसका अर्थ है शक्ति। ठीक है, ये एक जर्मन शब्द है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, जितनी उसकी अधिक हो रही है पीएच उतना कम हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जितना बढ़ेगा उसकी जो प्रकृति है उतनी अम्लीय होती जाएगी। और आपको पता है 7 से कम रहता है तो अम्लीय है, और जैसे जैसे और कम होता जाएगा उसका अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो जितना कम पीएच उतना अम्लीय, जितना आपका अधिक पीएच उतनी, मतलब 7 से अधिक है तो उतनी क्षारकीय वो होती जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है, यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, H3O+ आयन जितना जितना बढ़ता जाएगा पीएच उतना घटता जाएगा। इसको सिंबल के तौर पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये इजीली आपको याद रहेगा। जैसे H3O+ आयन जितना बढ़ेगा, इसका ऊपर की ओर तीर्थ लगाइए, जितना ये बढ़ेगा पीएच उतना ही घटेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर OH- आयन बढ़ेंगे तो पीएच बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए H+ आयन बढ़ रहे थे तो पीएच घट रहा था, लेकिन यहाँ पे OH- आयन बढ़ रहे हैं तो पीएच बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे OH- आयन अगर बढ़ेंगे तो पीएच बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीज़ें इसको देखते हैं। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सार्वभौम सूचक किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंग में प्रदर्शित करते हैं।
एक्चुअली पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल रहता है जिसमें अलग अलग रंग रहते हैं, और आपको क्या करना है, सार्वभौमिक सूचक को बिलियन में डालेंगे, उसका रंग हो जाएगा, ये सारे रंग बदल जाएगा, उस रंग को आप उस स्केल से मिलाएंगे, ठीक है। जहाँ आपको मिलता दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि उसका पीएच मान कितना है, ठीक है। तो उस प्रकार से तो जो पेपर है ना, जिसको हम लोग सार्वभौमिक सूचक बोल रहे हैं, सार्वभौमिक सूचक को आपको क्या करना है, किसी भी सांद्रता में आप जैसे डालेंगे तो उसमें अलग अलग जो आयन की सांद्रता के हिसाब से वो भिन्न भिन्न रंग दिखाएगा। अगर आपका ज़्यादा H+ आयन है तो उसका अलग रंग होगा, अगर कम H+ आयन है तो उसका रंग दूसरा होगा। तो आप उससे आप जैसे उसको बिलियन में डालेंगे उसका रंग चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, फिर आप उसको ले जाके पीएच स्केल में मिलाएंगे और देखेंगे कि कौन सा मतलब कौन से कलर उससे मैच कर रहा है, उसके सामने जो पीएच वैल्यू रहेगा आप उसको देखेंगे, ठीक है। तो उसको सार्वभौमिक सूचक बोलते हैं, ठीक है। ये याद हो गया, मतलब ये समझ गए। अगला जो पॉइंट है, प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल, ठीक है। मतलब जिसमें अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा उसको प्रबल बोलेंगे, जिसमें कम H+ आयन उत्पन्न करेगा उसको दुर्बल बोलेंगे, ठीक है। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो क्षारक का मैंने लिखा हुआ नहीं है, अगर कम OH, अगर OH- आयन अगर कम रहेगा तो दुर्बल हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। और अगर OH- आयन जो रहेगा वो अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी प्रबल दुर्बल होगा। अभी आपको पता है जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को कर लेते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं अच्छे से। अम्ल और क्षारक मिलाने से आपको पता है क्या होता है, इससे आपको लवण बनते हैं, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो जब भी आप अम्ल और क्षारक मिलाएंगे तो लवण बनेंगे। अब हमको ये पता चला कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं, उसी प्रकार से प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपका प्रबल क्षारक, ठीक है, और प्रबल अम्ल और दुर्बल अगर क्षारक मिला तो क्या जो लवण बनेगा वो प्रबल बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर दुर्बल अम्ल मिला और प्रबल क्षारक मिला तो जो लवण बनेगा उसका जो प्रकृति होगा वो यहाँ पे ये आपका दुर्बल रहेगा, ठीक है। मतलब ये आपका अगर अम्ल प्रबल है तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है, और अगर इसका क्षारक प्रबल है तो ये क्षारकीय प्रकृति का होगा। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ देखिए, शुद्ध जल है उसका पीएच मान 7 रहेगा। अगर रक्त है, ब्लड जिसको बोलते हैं, रक्त रव, ठीक है, तो वो 7.4 होगा। अगर नींबू का रस है तो 2.2 के लगभग रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 के बराबर रहता है। तो ये कुछ आपके पदार्थ है, उसका कितना पीएच है वो इस चीज़ को यहाँ पे पीएच स्केल में लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग पहुँच जाते हैं 2.3.1 में, ठीक है। इसमें क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच को हमने सीखा, पीएच क्या होता है, कैसे होता है, उतना हमने सीखा। अब ये हम लोग का दैनिक जीवन में, रोज़ के जीवन में कैसे काम आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स करके मैंने लिखे हुए हैं, इसको मैं पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, आप लोग अच्छा से देखो, ठीक है। हमारा शरीर, हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, ठीक है। ये आप याद रखना, 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में हमारा शरीर कार्य करता है, ठीक है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर जैसे पानी का मान आपको जो शुद्ध जल रहता है उसका पीएच मान 7 होता है, लेकिन अगर उसका वर्षा के टाइम पे अगर उसका पीएच मान 5 से 5.6 से कम है तो उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। ये एक पॉइंट है, इसको आपको समझ में आ गया। जब जल नदी में जाता है तो जब अम्लीय वर्षा अगर मान लिए हो गया, ठीक है, अम्लीय वर्षा हो गया तो पानी में अम्ल है, ठीक है। अगर वो पानी जो आपका नदी में चला गया तो क्या हो जाएगा, नदी का जो पीएच मान है वो घट जाएगा, ठीक है। और जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। तो अगर अम्लीय वर्षा होती है और वो जो अम्ल है आपका वो नदी में चला जाता है तो नदी में जो रहने वाले जल जीवधारियाँ हैं उनका जीवन में क्या हो जाए, कठिन, उनका जीवन यापन कठिन हो जाता है। क्योंकि जैसे हम लोग 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच हमारा शरीर कार्य करता है, उसी प्रकार से जो दूसरे कोई भी जीव जंतु हैं उनका भी एक पीएच का लिमिट रहता है कि उतना के बीच में ही वो काम करेगा। लेकिन उससे अगर उसका पीएच वैल्यू घटा देंगे उसका एनवायरनमेंट का या उनका शरीर का, तो उसमें उनको तकलीफ होगी, दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो अगर आपका
अम्लीय वर्षा हुई तो उससे जो जलीय जीवधारियाँ हैं, जल में जो रहने वाले जीव हैं उनको दिक्कत होती है उससे। ठीक है, देखिए हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, हम लोग को पाचन में सहायता होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हमारा उदर में उत्पन्न हो गया तो क्या होता है, देखिए अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब अपच होता है तो क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है हमारे पेट में, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए कोई एंटासिड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क पैंग्रीसिया बोलते हैं, दुर्बल क्षार है ये, इसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो एंटासिड जो भी रहता है उसको हम लोग लेते हैं, जिसके कारण उदर में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। अगर ज़्यादा अम्ल हमारे पेट में हो गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग को जलन और दर्द का अनुभव होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दुर्बल क्षार है, अम्ल बढ़ा हुआ है तो हम लोग क्षार मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अगर अम्ल बढ़ा हुआ है इसमें क्षार मिला देंगे तो वो उदासीकरण हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, आपने देखा होगा इनो या उस प्रकार से और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग, अगर आपको अम्ल मतलब पेट वैसे लगता है, अगर पाचन नहीं हो रहा ऐसा आपको लगता है तो हम लोग क्षारक खाते हैं। ठीक है, उसका इलाज के लिए, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। और कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दर्द क्षय, अगर पीएच का मान चेंज होगा, पीएच का वैल्यू चेंज होगा तो हम लोग का जो दांत है इसमें भी क्षय होने लगता है। इसको देखते हैं। मुंह का पीएच 5.6 से कम तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे जो मुंह का पीएच है अगर वो 5.6, तो ये वैल्यू देखिएगा 5.6 यहाँ पे भी था, और जो अम्लीय वर्षा थी 5.6, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। किधर गया, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे भी 5.6 था और यहाँ पे भी क्या है 5.6। ठीक है, तो अगर 5.6 पीएच से नीचे अगर पीएच मान चला गया हमारा मुंह का, तो जो दांत है हम लोग का वो दांत क्षय होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो होता कैसे है, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो हमारे मुंह में जो हम लोग का जो ये हैं क्या बोलते हैं बैक्टीरिया हैं, वो जो हम लोग भोजन करने के बाद अगर उसमें जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं हमारे मुंह में, तो उनका निम्नीकरण करके क्या करते हैं, वो अम्ल उत्पन्न करते हैं। और अम्ल उत्पन्न करते हैं, वो ज़्यादा अम्ल उत्पन्न करते जाते हैं तो क्या होता है, वो उसका मान घटते जाता है। अगर 5.6 से ज़्यादा नीचे हो गया तो क्या होता है, दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, भोजन के बाद क्षारकीय दंतमंजन से मुंह साफ करके इसका बचाव किया जा सकता है। तो खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद आपको अगर आप साफ करें, अपने मुंह को साफ करें, किससे, क्षारकीय दंतमंजन से, तो पहले से अम्ल रहेगा, आप क्षारक मिलाएंगे, वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, जो पशु एवं पौधा है उसमें से जो रसायन उत्पन्न होता है उससे हम लोग कैसे आत्मरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। मधुमक्खी आप लोग जानते होंगे, अगर मधुमक्खी कहीं काटता है तो हम लोग को जलन और दर्द का महसूस होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई मधुमक्खी डंक मारता है तो उसमें वो क्या करता है, अम्ल छोड़ता है। जब भी डंक मारेगा वो क्या करेगा, अम्ल छोड़ेगा, और जैसे अम्ल अंदर चला गया तो हम लोग को क्या होगा, जलन और दर्द होगा। जिस प्रकार से हम लोग का पेट में ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो हम लोग को उस टाइम भी जलन और दर्द होता है। सेम उसी प्रकार से जब मधुमक्खी डंक मारता है तब भी हम लोग को जलन और दर्द होता है, क्योंकि उसमें क्या करता है, वो अम्ल छोड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम मिलता है। तो जिस जगह पर, जिस अंग पर आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है वहाँ पर अगर आप बेकिंग सोडा जैसे जो दुर्बल क्षार है उसको अगर आप लगाते हैं तो आपको थोड़ा आराम मिलता है। ठीक है, ये कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, तो मतलब इससे आपको आराम मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेटल, हमने शुरू में ही देखा था, नेटल क्या होता है, एक प्रकार का पौधा है। अगर नेटल का डंक में मेथेनिक अम्ल होता है, अगर आपको नेटल का डंक लग गया तब भी अगर आप उसमें कोई दुर्बल क्षार लगाते हैं तो आपको क्या होता है, वो उससे आराम मिलती है। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स थे। इसके आगे के जो भाग होंगे उसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। इस अगला और एक भाग में कोशिश करूँगा कि ये
जो चैप्टर है आपका अम्ल क्षारभंग लवण, उसको हम लोग पूरा कवर करें। उसके बाद अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसके लिए एक दूसरा पार्ट बनाएंगे। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो छूटा हुआ रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो एक एक करके जो चीज़ें मैं इसमें समझा रहा हूँ आप इसको पढ़ते जाओ और इसका नोट्स बनाते जाओ, तो आप लोग को एग्ज़ाम आने के समय में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।